विक्रम अब तक क्यों नहीं आया? आपने उसे फ़ोन किया या नहीं? मेरा मन बैठा जा रहा है। मुझे बेचैनी सी हो रही है। सुनंदा जी सिसकते हुए बोली। हाँ, बस आ ही रहा है। तुम धैर्य रखो। इतनी दूर से आएगा तो समय लगेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि बस में बैठा और 2 घंटे में पहुंच गया। तसल्ली रखो। दिलीप जी ने अपनी पत्नी सुनंदा जी को झूठी तसल्ली के साथ साथ उन्हें दवाई भी दी, जिससे वह गहरी नींद में सो गई। पापा जी, मम्मी तो सो गई है। कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। मम्मी की देखभाल करने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। रसोई से बाहर आकर बहू गौरी ने खाने की थाली अपने ससुर जी के सामने रख दी। भीगी आंखों से दिलीप जी ने खाना खाया तो 2 कोर भी मुश्किल थे, पर पेट भी भरना जरूरी था, वरना अस्पताल की भागा दौड़ी कौन करता। पिछले 1 महीने से सुनंदा जी बीमार चल रही थी। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर तो पहले ही कह चुके हैं कि आपकी पत्नी बस कुछ महीनों की मेहमान है। उन्हें खुश रखिए। अब दिलीप जी भी क्या करते। सुनंदा जी की खुशी तो बस अपने बेटे विक्रम से मिलने में है। घर का छोटा बेटा विक्रम दूर शहर जाकर बस गया है। उसके परिवार में पत्नी निशा और 2 बेटे हैं, जो यहाँ कम ही आते हैं। लेकिन जब भी वो आते हैं तो निशा बच्चों को लेकर मायके चली जाती है और विक्रम भी 2 दिन यहाँ रुकता है, फिर ससुराल चला जाता है। अपने बड़े बेटे अजीत को खोने के बाद सुनंदा जी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। सुनंदा जी का बड़ा बेटा अजीत एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। उसकी पत्नी गौरी अपने सास ससुर के पास रहती है और बड़े मन से उनकी सेवा करती है। गौरी की एक बेटी है जो अभी स्कूल में पढ़ रही है। उनको कुछ महीने पहले ही पता लगा था कि उनकी पत्नी को दिल की बीमारी है जो लाइलाज है। फिर भी उन्होंने इलाज करवाया, पर वह अब जगह जगह इलाज करवाकर थक गए थे। अब वह अपनी पत्नी को घर पर रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। गौरी भी अपने सास की दिल से सेवा करती है। गौरी की बेटी गुनगुन सीधे स्कूल से आकर दादी के पास रुकती थी, उनसे बहुत सारी बातें करती थी, कहानियाँ सुनाती थी और उसी की वजह से सुनंदा जी का मन बहल जा रहा था। गौरी अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी ही सेवा करती थी। अजीत एक सामान्य सी नौकरी करता था। आय ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी घर का खर्चा चल जाता था, क्योंकि दिलीप जी की पेंशन से सहारा मिल जाता था। छोटे भाई की पत्नी निशा को अपने पति की कमाई पर बड़ा घमंड था। वह अपने जेठ और जेठानी की जरा भी इज्जत नहीं करती थी और जब भी ससुराल आती तो हुक्म चलाती थी। सास ससुर के पास आकर तो वह रसोई में कदम तक नहीं रखती थी और वह घर खर्च में 1 रुपया नहीं देती थी और ना ही सास के इलाज के खर्चे में उसे कोई लेना देना था। वहीं गौरी धैर्य रखने वाली बहू थी और कम पैसों में भी गुजारा कर लेती थी। वह सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझती थी। जब अजीत की मौत हुई तो मायके वालों ने साथ चलने की जिद की, पर उसे पता था वहाँ उसकी 2 भाभियाँ हैं जो उसका जीवन नर्क कर देगी, इसलिए वह मायके नहीं गई। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे। देवर दूर रहता था जो कभी कभी आता था और उसे अपने माता पिता की परवाह नहीं थी। मायके वालों ने सलाह दी कि गौरी की बेटी को हम पाल लेंगे और गौरी दूसरी शादी कर लेगी, पर वह किसी बात के लिए तैयार नहीं थी। वह अपनी बेटी को मायके नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही चाहती थी कि उसकी बेटी दादा दादी से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना दिया था और वह खुश रहने लगे थे, पर सुनंदा जी की बीमारी ने सबको तोड़ कर रख दिया था। गौरी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी ना कर सकी, पर दिलीप जी अपनी पत्नी, बहू और पोती की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। विक्रम को कई बार मैसेज कर दिया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वह नहीं आया। उसकी पत्नी का कहना था कि बार बार इतनी दूर से आने जाने का किराया बहुत लगता है। तबीयत पूछने के लिए क्यों इतना खर्चा करना। जब मम्मी नहीं रहेगी तभी चले जाना, तब भी तो जाना जरूरी होगा। विक्रम के दिमाग में यह बात बैठ गई।
और वह अपनी मम्मी सुनंदा जी के जाने का इंतज़ार करने लगा। पर उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी मम्मी के प्राण उसमें ही अटके हुए हैं। वह उससे मिलना चाहती है। उसकी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने निकल जाते हैं, फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती हैं। माता पिता से ज़्यादा उनके लिए अपना समय और पैसा ज़रूरी होता है। बस यही हाल विक्रम का था और वह रोज़ सुनंदा जी से न मिलने का कोई न कोई बहाना बना ही रहा था। अपने बेटे विक्रम को सुनंदा जी रोज़ याद करती थी, पर दिलीप जी उन्हें रोज़ झूठ बोल देते थे। एक सुबह गौरी जब अपनी सास के कमरे में गई तो देखा वह गहरी नींद में थी। दिलीप जी ने बाहर से आकर झकझोरा तो वह हिली भी नहीं। डॉक्टर ने आकर सुनंदा जी को मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बेटे का इंतजार करते करते ही चली गई। गौरी का रोकर बुरा हाल था। उसे अपनी सास से, माँ से भी बढ़कर प्यार मिला था। दिलीप जी बड़े दुखी थे और उन्होंने अपने बेटे विक्रम को भी मृत्यु की सूचना नहीं दी। रिश्तेदारों में से एक ने विक्रम को फ़ोन कर दिया तो विक्रम परिवार सहित दौड़ा चला आया। सुनंदा जी की मृतदेह रखी हुई थी। सारे क्रियाकांड करने थे। पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि बड़ा बेटा आगे आ जाए। यह सुनकर दिलीप जी और गौरी की रुलाई फूट पड़ी, क्योंकि बड़ा बेटा तो कब का संसार छोड़कर जा चुका था। पंडित जी ने छोटे बेटे से कहा तो विक्रम ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन दिलीप जी ने टोक दिया, हमारा कोई छोटा बेटा नहीं है। अपनी पत्नी के सारे क्रियाक्रम मैं ही करूँगा। यह सुनकर विक्रम को झटका सा लगा। वह गुस्से से बोला, पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मम्मी के सारे क्रियाक्रम मुझे करने दीजिए। मैं उनका बेटा हूँ और यह हक बेटे का होता है। विक्रम, तूने अपने सभी हक खो दिए हैं। जो बेटा माँ से जीते जी मिलने नहीं आया, वह उसके जाने के बाद सारे क्रियाक्रम करके क्या जताना चाहता है? दिलीप जी विक्रम से आंखें मिलाते हुए बोले, तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू नहीं आया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अजीत के मरने का बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वो तो दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता, लेकिन तूने तो उससे मुंह ही फेर लिया। तेरे आने का कोई मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकता है। दिलीप जी ने अपनी पत्नी का सारा क्रियाक्रम खुद किया और विक्रम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। विक्रम और उसकी पत्नी वहीं पर रहे, क्योंकि रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 15 दिनों बाद दिलीप जी ने सब रिश्तेदारों को कहा कि मैं आप सबके सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात के साक्षी रहे कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद यह घर, गांव वाली ज़मीन, सुनंदा जी के सारे जेवर मैं अपनी बहू गौरी और पोती के नाम करता हूँ। पापा, आप ये अन्याय नहीं कर सकते हैं। बेटे के रहते हुए बहू और पोती के नाम अपनी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है, पर दूसरा अभी जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। भैया तो रहे नहीं तो भाभी भी हकदार नहीं है। इन्हें इनके मायके भेज दीजिए। विक्रम की पत्नी भी अपने पति के सुर में सुर मिलाते हुए बोली, पापा जी, आपके दो दो पोते हैं, फिर आप जायदाद अपनी पोती के नाम कैसे कर सकते हैं? यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगता है जेठानी जी ने कोई काला जादू करके सारे जायदाद अपने नाम करवा ली है। मेरे पति और बच्चों के बारे में नहीं सोचा। इतने बड़े शहर में हम किराए के घर में रहते हैं। हमने सोचा था कि जायदाद को बेचकर शहर में अपना फ्लैट ले लेंगे, पर जेठानी जी ने तो हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तुम दोनों चुप रहो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए हैं। तू कभी अपनी मम्मी की तबीयत भी पूछने नहीं आया। जब इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी तब भी नहीं आया। जब तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे के कंधे की ज़रूरत थी तब क्यों नहीं आया? जब तेरी भाभी अकेली हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारी हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब तुम दोनों में से कोई सा भी क्यों नहीं आया? अब जायदाद लेने के लिए जितना मुंह खोल रहे हो,
कभी यह क्यों नहीं कहा कि पापा आप चिंता मत करिए, आपका एक बेटा गया है तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है, वह आपका सहारा बनेगा। निशा बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम वसीयत में से कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए तो बेटे, बहू और बेटी तीनों का फर्ज मेरी बहू गौरी ने निभाया है। गौरी थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी थी, चाहे वह अस्पताल जाना हो, चाहे वह मंदिर जाना हो। वो गौरी ही थी जो अन्नपूर्णा बनकर हमें भर पेट प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी। गौरी ही थी जिसने एक बेटी बनकर दुख की घड़ी में हमारे आंसू पहुँचे थे। गौरी ने अपने सभी फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाए हैं, कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कोई अपनी इच्छा जताई नहीं। निशा बहू, तुमने इस घर के लिए हमारे लिए क्या किया? तुमने तो अपने पति तक को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया। तुमने कभी एक गिलास पानी भी हमें पिलाया है? नहीं ना। आज तुम्हारे कारण विक्रम ने अपने घर आना छोड़ दिया। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गौरी सिर्फ हमारी वजह से अपने मायके नहीं गई, उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को ही समर्पित कर दिया है। गुनगुन ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा। गुनगुन छोटी है पर अपनी दादी को रोज़ समय देती थी, अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानियाँ सुनाती थी। गुनगुन साथ थी तो पता लगा कि हमारी भी संतान की संतान है। लड़की है तो क्या हुआ, उसने हमें दादी दादा होने का एहसास करवाया है। माना तुम्हारे दोनों बेटे हैं, पर हमारे पास तो कभी ये रहे ही नहीं। हमने कभी अपने पोतों को गोद में भी नहीं खिलाया है, कभी एक रात भी ये बच्चे अपने दादा दादी के साथ सोए नहीं, कभी हमारे साथ खेले नहीं। तो आज मेरे पोते भी मेरी जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए, इसलिए मैं अभी से सबके सामने सब बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बहू और पोती को बेघर नहीं कर दो, इसलिए मैंने अपनी वसीयत बना ली है। दिलीप जी की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। विक्रम और निशा यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और दिलीप जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, पर उन्होंने माफ़ नहीं किया और बोले, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मेरा तुम दोनों पर से विश्वास उठ चुका है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं जीते जी ही कुछ काम करना चाहता हूँ ताकि मेरी बहू को मेरे जाने के बाद परेशानी नहीं हो। विक्रम मुँह लटकाकर अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला गया। दिलीप जी ने अपने लॉकर में गौरी का नाम नामित कर दिया और गांव की ज़मीन बेचकर वो सारी रकम गौरी के नाम बैंक अकाउंट खुलवाकर डाल दी, जिससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाएगी। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोती के लिए सब इंतजाम कर दिया, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वह उन्हें जीते जी ही मिल पाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद गौरी और गुनगुन को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने अपने बड़े से घर के कुछ कमरे किराए पर उठा दिए, ताकि उसके किराए से गुनगुन की पढ़ाई और घर खर्च चलता रहेगा। समाज और रिश्तेदारों में इस अनोखे बंटवारे के बड़े चर्चे थे। बेटा होते हुए भी बहू के नाम जायदाद करने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, अगर बेटा जीते जी अपने माता पिता से मुंह मोड़ ले, उनके बुरे समय में उनका साथ ना दे, तो माता पिता अपनी जायदाद को बहू के नाम कर सकते हैं। जिस बहू ने बेटे से भी बढ़कर घर का हर फर्ज निभाया हो, वह बहू ही असली मायने में जायदाद की हकदार होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को दिलीप जी की बनाई गई वसीयत कैसी लगी? क्या आप उनके इस फैसले से सहमत हैं? प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।